नमस्कार, मैं अजय सिंह डीएवी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज बात 19वीं सदी के भारत की। 19वीं शताब्दी में संपूर्ण भारत में एक नई तरीके की बौद्धिक चेतना और सांस्कृतिक उथल पुथल दिखाई पड़ रही थी। ये उथल पुथल उसके सामंतवादी और साम्राज्यवादी सोच के खिलाफ तो नजर आ ही रही थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और कहें तो बड़े पैमाने पर साहित्यिक क्षेत्र में एक अलग तरीके की नवजागरण या नवचेतना दिखाई पड़ रही थी। साहित्य में आप यूं कह सकते हैं कि उस समय पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से आम जनमानस तक, आम जनमानस की बोली भाषा से उनके बीच तक नवजागरण करने की एक जो है मुहिम सी चल पड़ी थी। और ये नवजागरण जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से जाकर जुड़ता है और उसमें भी उसका प्रमुख केंद्र बनारस आकर के जुड़ता है। तो आज बात जो करने जा रहे हैं वो 19वीं शताब्दी में बनारस और हिंदी क्षेत्र का नवजागरण क्या था, किस तरीके से उसमें बदलाव थे, इन तमाम बिंदुओं पर अलग अलग सवालों पर बातचीत करेंगे। इसमें बताने के लिए हमारे साथ डीएवी पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर समीर पाठक जी हमारे बीच में हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएवी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आप जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आप लोगों के ही सहयोग से इसलिए बनाया गया है कि छात्र इसको रटते रटते किसी बिंदु को न पहुंचे या किसी चीज को रटे नहीं, इसके तह तक उसी तरीके से आसानी से अंदर पहुंच जाएं जिस तरीके से नवजागरण काल में हिंदी और साहित्य में तमाम प्रयोग हुए थे, उसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म का भी प्रयोग है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि भारतेंदु जी के बहाने बनारस की साहित्य का उस समय की क्या परिदृश्य क्या था, इसको जरा विस्तार से बताइए। आज की यह बातचीत आपके साथ हो रही है। आप खुद पत्रकारिता के और उससे जुड़े रहे हैं, संबद्ध रहे हैं, और आप जैसे जागरूक व्यक्ति के साथ यह बातचीत करने एक सुखकर अनुभव है। 19वीं शताब्दी आप जानते हैं कि ज्ञान की शताब्दी है और हम भारत के, आधुनिक भारत के निकटतम अतीत का वह बुलंद दरवाज़ा है जिसके माध्यम से अपनी परंपरा और आधुनिकता की जो बहस है उससे हमारा सामना होता है। और भविष्य का भारत कैसे होगा इसकी कशमकश उस 19वीं शताब्दी के नवजागरण में सुनाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है। 1857 के विद्रोह के बाद जो हिंदी क्षेत्र का में मुख्य घटना घटी, उसके बाद हिंदी क्षेत्र में पत्र पत्रिकाओं की एक बाढ़ आती है और जिसे हम हिंदी नवजागरण कहते हैं। विचार की एक नई धारा शुरू होती है, नई करवट आती है विचार के क्षेत्र में। जी, हिंदी क्षेत्र में साहित्यकारों में इसके उन्नायक भारतेंदु हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल और महाराष्ट्र में जो नवजागरण है वह समाज सुधारकों और राष्ट्रनायकों के मार्फत आगे बढ़ता है, लेकिन हिंदी क्षेत्र में यह काम मुख्यतः साहित्यकारों ने किया, पत्रकारों ने किया। भारतेंदु उसके अगुआ हैं, पुरस्कर्ता हैं हिंदी क्षेत्र के नवजागरण के, और बनारस केंद्र है, बनारस केंद्र है। उन नवजागरण ने जो सवाल उठाए हमारे समाज को लेकर के, एक तो परंपरा पर जो सामाजिक परंपरागत विचार थे उनको खुली चुनौती दी, लेकिन दूसरा सामना हिंदी क्षेत्र में मुख्यतः राजनीतिक था और वह था साम्राज्यवादी लूट का। इसलिए साम्राज्यवादी लूट और अर्थतंत्र पर भारतेंदु युग के लेखकों ने सबने लिखा। सबने लिखा। कविताओं के माध्यम से, निबंधों के माध्यम से, अपने नाटकों, अंधेर नगरी नाटक प्रसिद्ध ही है, चौपट राजा, उस प्रहसन के आधार पर भारतेंदु ने नाटक लिखा। उनका एक प्रसिद्ध नाटक है भारत दुर्दशा, जिसमें वो कहते हैं कि रोवहु मिलके आवहु भारत भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। तो ये जो उसमें एक पात्र ही है भारत दुर्देव। यह भारत दुर्देव अंग्रेजी राज का ही रूपक है। तो ये जो भारत दुर्दशा, चारों तरफ से बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि भारत की आरत दशा, भारत का दिवाला निकल गया है। तो ये जो लूट है अंग्रेजी राज में, हालांकि 58 के घोषणा पत्र में जो सब्जबाग दिखाया गया है कि अब ब्रिटेन की प्रजा और भारत की प्रजा में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 1857 के विद्रोह को 10-15 साल बाद ही भारतेंदु युग के लेखक भूले नहीं हैं। वो बार बार याद दिलाते हैं। 89 में जो इलाहाबाद में कांग्रेस हुई उसमें चार्ल्स ब्रैडला मुख्य अतिथि थे।
तो ब्रैडला को याद दिलाते हुए प्रतापचंद्र मिश्र ने एक कविता लिखी थी, स्वागते महात्मन। उस कविता का एक शीर्षक है ब्रैडला स्वागत, जिसमें वो कहते हैं कि सन 58 में उन्होंने जो हमसे वादा किया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो जा करके याद दिलाइएगा और कहिएगा कि अवश्य काज पूरन अभिलाषा, उस वादे को वो पूरा करे। अब 58 में तो यही वादा था ना कि भारत की प्रजा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जमीन पर भेदभाव किया जा रहा है या लूट बढ़ता जा रहा है। ब्रिटिश तंत्र से किसान परेशान हैं, घर में अनाज नहीं रोवत किसान कैसो खेलूं कजरी। इस तरह से भारतेंदु युग में बहुत सारी, भारतेंदु खुद चिंतित है कि अंग्रेज राज सुख साज सबय भारी, पैधन विदेश चली जाए है अति ख्वारी। क्या बात। लेकिन देश का धन रोज ढोया जा रहा है, इस पर भारतेंदु युग के लेखक चिंतित हैं। तो एक तो 19वीं शताब्दी का जो लेखन है हिंदी क्षेत्र का, वह आर्थिक सामाजिक इससे जुड़ा हुआ है। अच्छा, और फिर पत्र पत्रिकाएं हाँ वही करें आपसे, मतलब अगला सवाल मेरा यही था कि पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन की ओर जो महत्वपूर्ण जो लेखक थे, पत्रकार थे, या जो और भी जो चीजें हुई वो क्या था, मतलब किस तरीके से? देखिए, उस समय उस दौर में 19वीं शताब्दी में जो पत्र पत्रिकाओं की अचानक बाढ़ आती है, छोटे छोटे शहरों से, मिर्जापुर, हाँ, आनंद कादम्बिनी, हाँ, नागरी नीरज, मिर्जापुर से, हाँ, कानपुर से प्रताप तो बाद में निकला, ब्राह्मण प्रतापचंद्र मिश्र निकालते हैं। लखनऊ में नवल किशोर प्रेस था, नवल किशोर प्रेस तो एक तरह से नवजागरण का केंद्र ही था। इलाहाबाद से आनंद का बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हिंदी प्रदीप ने अंग्रेजी राज विरोधी जो लेख हैं वो देखने योग्य हैं 19वीं शताब्दी। और हिंदी प्रदीप का प्रवेश विमोचन भी भारतेंदु ने ही किया था। अच्छा। और भारतेंदु ने उस विमोचन का जो भाषण दिया था वो पद्य भाषण है, पद्य में, कविता में भाषण दिया था। अच्छा। भारतेंदु की जो कविता है ना कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान को मिटत नहीं को सूल, वो उसी भाषण का एक अंश है। इलाहाबाद में हिंदी वर्धिनी सभा से वह पत्रिका निकली थी। अब कई प्रेस एक्ट का सामना किया हिंदी प्रदीप ने। हिंदी प्रदीप 32 साल तक निकला और अंग्रेजी राज के दौर में विरोध करते हुए, अंग्रेजी राज के खिलाफ लिखते हुए जो ख्याति, जो विश्वसनीयता हिंदी प्रदीप ने अर्जित की, वह उस दौर के कम पत्रों को नसीब हुआ। भाषा बहुत साधारण, बहुत सामान्य, एकदम सामान्य, बड़े शास्त्र के, मतलब जो पहले था कि बहुत क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग होता था या बहुत उस तरह था, वो वर्जनाएं तोड़ी गई, उसे आम जनमानस, भारतेंदु युग ने उसे लोक रंग में रंग दिया। नागार्जुन ने भारतेंदु को याद करते हुए लिखा है कि हिंदी की है रीढ़ गंवारू बोली, यह भावना तुम्ही ने हम में घोली। हिंदी की मजबूती उसकी लोक बोलियां हैं। खूब शास्त्रनिष्ठ हिंदी को आप कर देंगे परिनिष्ठित, तो एकदम संस्कृत से लदी हुई हिंदी, वो हिंदी काम की नहीं। भारतेंदु ने उसको, भारतेंदु की मुकरियां, भारतेंदु के गीत, लावनी, कजरी, चैती, फाग, लोक छंदों में भारतेंदु ने लिखा। और फिर उनकी जो भाषा है, वो कहते हैं कि अंग्रेजी राज अकाल का घर है। कहते हैं कि भारत में जहां भी अंग्रेजी राज है, दुष्काल ने मानो घर बना लिया है, वही है। ये विसूचिका रोग अंग्रेजी राज में आया। सामान्य भाषा में वो बताते हैं जनता को कि धीरे धीरे करके, बलिया वाले भाषण में वो यही कहते हैं कि मद्रासी, बंगाली, हिंदू, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, इसी से तुम्हारी भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। तो ये जो फूट है, बैर है आपस में, उसको छोड़ करके जल्दी से जल्दी तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ो। और इन पत्रिकाओं के ही माध्यम से अक्सर हम यहाँ एक सोच थी कि विदेश यात्रा पर तरह तरह के, विदेश चले जाएंगे, आपका धर्म के देश चले जाएंगे, धर्म चला जाएगा। बनारस आध्यात्म, दर्शन, संस्कृति की ही नगरी, मोक्ष की ही नहीं है, यह ज्ञान की भी नगरी है। और बहस की, यह बिल्कुल बात है, बहस, तर्क वितर्क, और बनारस की अड़ियां बहुत प्रसिद्ध थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भी अड़ी थी, उन्होंने अपनी अड़ी लगा थी, जहां पर की रोज बैठकबाजी होती थी। बिल्कुल। उनके समय के बहुत से लोग आते थे, उनके बीच आपस का संवाद है, बहस है। तो बनारस तो इस बहस से, टाउन हॉल में एक सभा हुई थी इसी विषय पर कि विलायत जाना पाप है, निषिद्ध है, कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। हालांकि बात की घटना है, मैं प्रसंग बस जिक्र कर रहा हूं
द्विवेदी जी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतेंदु युग के बाद के लेखक हैं, द्विवेदी जी ने कहा कि हमारे यहाँ मसाले का व्यापार ईरान तक था, जहाज से मसाले जाते आते, बिल्कुल जाते आते थे। तो कहा कि ये जब हमारे यहाँ जब जहाज जाते थे वहाँ और मसाले का व्यापार था, तो ये अपने जहाज पर लाद के वहां से खाना पीना ले जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है, ये ले जाते थे। ये तर्क किया और कहा कि नहीं, ये सब गलत है, कि कहीं भी विदेश जाने से, समुद्र पार करने से धर्म नहीं जाता। सुधाकर द्विवेदी, ज्योतिष के महान विद्वान, महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, जो भारतेंदु युग के लेखक भी हैं, गणित पर उनकी किताब है गणक तरंगिणी, वो बुलाए गए और उन्होंने कहा कि मुझे एडवर्ड अष्टम के राज्यारोहण में बुलाया गया था और मैं इसी तरह के पंडितों के इस निषेधाज्ञा में मैं नहीं जा पाया। मैं जाता तो वहाँ से खगोल विद्या के बहुत सारे जानकारी लेकर के आता, मैं देखता, प्रयोग करता, वो मैं नहीं कर पाया। तो ये कहीं से पाप नहीं है, हमारे यहाँ परंपरा में दोष नहीं है और जाने देना चाहिए। उसी एडवर्ड अष्टम के तिलकोत्सव में बनारस से बाबू गदाधर सिंह गए थे। अच्छा। और गदाधर सिंह लौट के जब आए तो उन्होंने एडवर्ड अष्टम की भारत यात्रा नाम से एक किताब लिखी। किताब का प्रकाशन बाद में हुआ, काफ़ी उस पर काम किया उन्होंने। उस किताब से पता चलता है कि ये खास तरह की अंतरक्रिया हिंदी क्षेत्र के लोगों का यूरोप के साथ हो रहा था। यूरोप, सारे लोग यूरोप की आलोचना ही नहीं कर रहे थे। यूरोप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनको वो बहुत हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। लैब, वहाँ के विज्ञान वेधशालाएँ, म्यूजियम, लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय, पठन पाठन के नए अनुशासन, हिंदी क्षेत्र में इसे लागू कैसे किया जाए, इस अंतरक्रिया ने हमारी बौद्धिक विकास को बहुत बढ़ाया। शिव प्रसाद गुप्त वगैरह बाद में गए। शिव प्रसाद गुप्त ने भी लौटने के बाद एक किताब लिखी, पृथ्वी प्रदक्षिणा। वो 21 माह यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में रहे, चीन भी रहे, जापान भी रहे, लेकिन यूरोप में ज़्यादा हिस्सा रहे। हम इस पे आपसे बात करेंगे, देखिए ज्ञान विज्ञान विषयक संस्थानों पर भी बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी हम एक चीज़ और पूछते हैं कि क्या उस समय जैसे और भी बहुत से साहित्य, जैसे प्रेम घन वगैरह हुए, इस तरह ये सारे लोग थे, तो क्या ये भी भारतेंदु से प्रभावित होकर के लोक भाषा में, अवधी में, मूलतः वो आजमगढ़ के थे लेकिन अलग जाकर के उन्होंने किया, तो और तमाम क्या क्या थे, कौन कौन लोग? देखिए, भारतेंदु मंडल जब कहते हैं तो मंडल जब कहते हैं तो उसमें 5-7 जो लेखक आते हैं, 10, 12, 50 लेखक हैं बड़े, वो सब एक तरह के नहीं हैं। इसलिए भारतेंदु मंडल कहने से वो सारे लेखक जो और उस मंडल में शामिल हैं उन पर कम ध्यान दिया जाता है। आपने बहुत सही कहा कि प्रेमघन बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमघन अकेले ऐसे लेखक हैं जिनके यहाँ, एक ही व्यक्ति के यहाँ नवजागरण की प्रगतिशील और पिछड़ी दोनों तरह की चेतना दिखाई देगी। क्या? हाँ। स्वदेशी आंदोलन की गूंज उनके लेखन में है, लेकिन उनकी जो भाषा है वो भाषा बड़ी संस्कृत निष्ठ है, अनुप्रासिक भाषा है। भारतेंदु की भाषा की तरह जिंदा दिली नहीं है। हिंदू विश्वविद्यालय के एक बड़े आचार्य थे प्रोफेसर विजय शंकर मल्ल, उन्होंने कहा है कि भारतेंदु युग का गद्य हंसमुख गद्य है, हंसमुख गद्य। तो प्रेमघन के यहाँ भाषा थोड़ी बोझिल है, लेकिन उनके यहाँ लोक छंद में वो रचना करते हैं। नौरोजी पर कविता लिखी, दादा भाई नौरोजी पर। जब नौरोजी को ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ब्लैक इंडियन कहा गया तो उसके खिलाफ उन्होंने कविता लिखी और उनके समर्थन में कविता लिखी। एक भाषा का उदाहरण दे रहा हूं। सूरत कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस में फूट हो गई थी और फूट होने के बाद हिंदी प्रदेश के पत्रिकाओं में बहुत कुछ लिखा गया। प्रेमघन मंडल के ही एक लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। अच्छा, उन्हीं के मंडल के लेखक रामचंद्र शुक्ल उन दिनों आनंद कादम्बिनी से जुड़े हुए थे। तो प्रेमघन ने कहा कि आप एक इस सूरत के कांग्रेस के फूट पर एक नोट लिख करके ले आइए, फुट नोट। वो संपादकीय नोट लिख करके ले आए तो दिया उन्होंने। तो उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस के दल में फूट पड़ जाने से अध्यक्ष को बहुत मशक्कत, कुछ इसी तरह का लिखा था उन्होंने कि अध्यक्ष के लिए बड़ी भारी वो दबाव हो गया। तो प्रेमघन ने कहा कि नहीं, ऐसे मत लिखिए, ऐसे लिखिए। उसका सुधार किया, कहा कि दोनों दलों के दलादली में दलपति का विचार दलदल में चला गया। तो ये जो अनुप्रास है, ये प्रेमघन के लेखन में इस तरह की भाषा बड़ी संस्कृत निष्ठ है। उनकी लंबे लंबे वाक्य हैं, लंबे खूब वाक्य। ऐसा और लेखकों के यहाँ नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र की भाषा बड़ी मारक है, बहुत मारक है। बालकृष्ण भट्ट की भाषा एकदम बड़ी जिंदा है और एकदम आम फाम भाषा। भारतेंदु की तो है ही। सारे लेखकों की, जैसे आपने बहुत सही कहा कि सारे लेखक क्या एक ही तरह, सारे लेखकों की भाषा ही एक तरह की नहीं है, विषय वस्तु भी अलग अलग है।
प्रताप राणा मिश्र के यहाँ थोड़ी सी हिंदुत्व की चेतना दिखेगी आपको। सांस्कृतिक विजय की महत्वाकांक्षा का स्वर है कि भारत सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ रहा है, उस श्रेष्ठता को खोजने की ललक उनके यहाँ ज्यादा दिखेगी। बालकृष्ण भट्ट के यहाँ अंग्रेजी राज से एकदम दो हाथ करने का भाव, दो हाथ करने का भाव है। वो हर उनके लेख के आप शीर्षक देखेंगे तो बड़े मजेदार हैं। लॉर्ड रिपन से लॉर्ड डफरिन के शासन में बहुत अंतर है। इनकम टैक्स, ये लेख हैं, ये लेखों के शीर्षक हैं। इनकम टैक्स, पटवारी एक्ट, पटवारी एक्ट पर तो एक कविता भी लिखी उन्होंने। अच्छा। और बड़ी लोक छंद में कविता लिखी कि हर गंगा का पाठ बनेगा, पटवारी का एक्ट बनेगा हर गंगा, और किसी को अन्न नहीं है हर गंगा। नागार्जुन ने इस तरह शैली की बाद में कविताएं लिखी। कांग्रेस निदान एक उनकी कविता है, उसमें वो अंग्रेजी राज को कैसे स्मरण करते हैं। तो प्रेमघन के यहाँ भाषा बोझिल सी है, अलंकारिक है, एक गद्य का अलंकार है उनके यहाँ, लेकिन बाकी सबके के यहाँ सब विषय वस्तु में बहुत पर्याप्त अंतर। तो यहाँ पर एक मेरे मन में आ रहा, मैं बहुत हिंदी का क्या चैनल में तो आपसे पढ़ना चाहता हूँ, समझ रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ये सब बात करते करते अचानक मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या उस मंडल में प्रेमचंद थे कि नहीं थे? नहीं, और प्रेमचंद अगर उसमें नहीं तो बहुत बाद के बाद थे प्रेमचंद, 1857, और क्योंकि इनका काल बहुत कम था भारतेंदु जी का। भारतेंदु तो कुल 35 साल कुल 1850 में वो पैदा हुए और 85 में उनकी डेथ हुई। दूसरा ये कि क्या सरस्वती प्रेस था या सरस्वती नामक कोई पत्रिका? सरस्वती पत्रिका का भी प्रकाशन बाद में हुआ, सरस्वती प्रेस भी बनारस में बाद में ये बात है। तो ये खास बात है क्योंकि अक्सर लोग इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जानकार है, विद्वान है, वो समझते हैं कि वो बात का है। और सरस्वती प्रेस का जिक्र इसलिए भी आता है कि वहां पर चंद्रकांता संतति छपी थी, जिसको पढ़ने के लिए, जिसके लिए कई लोगों ने हिंदी सीखी थी, पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी, इसलिए यहाँ पर इसका जिक्र करना जरूरी हुआ। लेकिन ये तो विषयांतर हो गया, हम लोग थोड़ा सा विषय से हटक गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारतेंदु युग की। तो इसमें एक सवाल ये कि ज्ञान विज्ञान विषयक जो संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, उनका क्या योगदान किस तरह से था? देखिए, बनारस में सबसे पहले काशीराज संस्कृत पाठशाला, जो बाद में क्वींस कॉलेज हुआ, इसके आने के बाद संस्कृत का जो ज्ञान पांडित्य परंपरा थी, इस पर अंग्रेजों ने काम करना शुरू किया। जोनाथन डंकन वगैरह के बाद, जब एक नाम मैं भूल रहा हूँ, एक तो डॉक्टर थीबो प्रिंसिपल थे बाद के दिनों में, वेनिस से पहले, और एक उसके पहले, और इन लोगों ने संस्कृत के जो आर्ष ग्रंथ थे सैद्धांतिक, उन पर काम करना उन्होंने शुरू किया। और संस्कृत पुरानी चीज़ों पर, पांडुलिपियों पर उन्होंने काम करना, वो एक बहस है, उस पर मैं बात मैंने करना नहीं चाहता, उसका मैं अधिकारी विद्वान भी नहीं, इसलिए। बनारस में क्वींस कॉलेज के विद्यार्थियों ने नागरिक चांडी सभा की स्थापना की। अच्छा। क्वींस कॉलेज के तीन विद्यार्थी। अच्छा। और यह सौभाग्य है कि उसमें श्याम सुंदर दास हिंदी के लेखक थे, एक शिव कुमार सिंह थे, और एक राम नारायण मिश्र, जहां हम लोग खड़े हैं उसके फाउंडर थे। अच्छा। राम नारायण मिश्र, ये भी DAV कॉलेज। तीन लोगों ने क्वींस कॉलेज नागरिक चांडी सभा की 1883 में स्थापना की। इसका पहले बुला नाले पर इसकी ये हुई। उससे भी पहले मैं जो बात कहना चाहता हूँ, बनारस में विज्ञान प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई, क्वींस कॉलेज के विद्यार्थियों ने की। सर सैयद कुछ दिनों तक बनारस में मनसब भी रहे, यहीं से वो गाजीपुर गए, या आजमगढ़ गए या गाजीपुर गए, मुझे ठीक याद नहीं है। विज्ञान, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर सैयद पर उसका प्रभाव है, क्योंकि इसका कहने का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन बनारस में विज्ञान प्रचारिणी की सभा की स्थापना के बाद ही गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद ने की। क्या बात। हाँ। और विज्ञान प्रचारिणी सभा की स्थापना अगर बनारस में हुई, क्वींस कॉलेज के विद्यार्थियों ने की, तो उसका एक ऐतिहासिक महत्व है। आप देखें कि क्वींस कॉलेज में सुधाकर द्विवेदी ने सूर्य सिद्धांत पर काम करना शुरू किया, खगोल विद्या पर। बेनीमाधव मंदिर के ऊपर जो ये वेधशाला है, अब उसका नाम सुधाकर द्विवेदी के नाम पर है, वो वेधशाला काम करना बंद कर दी थी, तो अंग्रेज ने जीर्णोद्धार कराया। अभी भी उस पर, अब वो पुरानी हो गई वेधशाला। सुधाकर द्विवेदी ने नक्षत्र और सौर सिद्धांत पर काम करते हुए जो सिद्धांत दिया, वह गणित ज्योतिष के व्यक्ति थे।
महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बनारस में आज भी ज्योतिष कर्मकांड का एक पक्ष गढ़ है, उसी बनारस में सुधाकर द्विवेदी ने इस फलित ज्योतिष की घनघोर निंदा की। अच्छा, घनघोर निंदा की कि मतलब ये सब फालतू चीजें हैं कि ग्रह दशा, ये लग्न मुहूर्त और ये गणना, इसका उसका जो बेसिक चीज है गणित ज्योतिष, जो विज्ञान से जुड़ा है, सुधाकर द्विवेदी उस पर काम करते हैं। गणक तरंगिणी, लीलावती, भास्कराचार्य की लीलावती पर उन्होंने काम किया, फिर सौर सिद्धांत पर काम किया। किसी भी भारतीय भाषा में डायनेमिक कैलकुलस पर पहली किताब बनारस में लिखी गई। अच्छा, डायनेमिक कैलकुलस पर किसी भी भारतीय ये महत्वपूर्ण बात है। जो भी विद्यार्थी या जो लोग इसे सुन रहे हैं तो इसे समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो ज्ञान विज्ञान की बातें हैं, बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बनारस में क्या क्या था और क्या क्या दिया। तो डायनेमिक कैलकुलस जो यूरोप में आया पहले, फिर उसके बाद बनारस पहली किताब हिंदी में चलन कलन नाम से सुधाकर द्विवेदी ने लिखी। अच्छा, उसकी रिव्यू हिंदी प्रदीप में उसकी समीक्षा छपी। न सिर्फ यही, बल्कि जिस हिंदी को हम कहते हैं ना कि नवजागरण सिर्फ कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक लिखने का आंदोलन नहीं है। ज्ञान का जो अंतरिक्ष है 19वीं शताब्दी का, वो इतना प्रशस्त है। उसमें दर्शन पर, उसमें लालटेन बनाने की विधि, अच्छा, साइकिल बनाने की विधि, अच्छा, इस पर भी किताबें आपको मिलेंगी। अरे, पाक कला पर किताबें मिलेंगी, कृषि विज्ञान पर किताब मिलेगी, कृषि विज्ञान पर। उस समय 19वीं शताब्दी में हिंदी क्षेत्र में, जहां हिंदी बनी ही बनी थी, हिंदी तो अभी नई खड़ी बोली बनी थी, उसमें तो इस नागरिक पिछाणी सभा की स्थापना के पीछे की जो बुनियाद है वो आप देखें कि नागरिक पिछाणी सभा की स्थापना इसलिए नहीं हुई कि केवल साहित्य की मीमांसा उत्थान करना है ना, हिंदी अकादमिकता का विस्तार करना है। जिसमें किताबें नहीं थी, जैसे इतिहास पर किताब नहीं थी, तो नागरिक पिछाणी सभा ने इतिहास सीरीज के अंतर्गत प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास R.C. दत्त की किताब का अनुवाद छापा। अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी मनोरंजन श्रृंखला के तहत नागरिक पिछाणी सभा ने छापा। गुरु गोविंद सिंह की जीवनी छापा। ये जितनी श्रेष्ठ जीवनियां आपको मिलेंगी वो नागरिक पिछाणी मतलब साथ साथ वो भी चल रहा था। सब कुछ दर्शन पर चल रहा था, गणित पर किताबें छप रही थी। हिंदी में गणित पर किताबें, ये मामूली बात है, बहुत बड़ी बात है। केवल कविता, कहानी, उपन्यास पर ही नहीं, जीवन के भिन्न भिन्न पक्षों पर। मतलब आप कहिए कि मूल रूप से 19वीं शताब्दी में जो नवजागरण था वो हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में था। तो यहीं पर एक सवाल और बनता है कि 19वीं शताब्दी का जब ये हर क्षेत्र में हो रहा था, तो सामाजिक जो जीवन समान है और राष्ट्रीय चेतना है, वो किस तरीके से बन बिगड़ रही थी, उसका क्या वो एक पहलू था। हाँ, देखिए, ये बहुत जरूरी बात है सामाजिक प्रश्न को लेकर, क्योंकि इसी पर तो समाज में खलबली थी। 1857 में अंग्रेजों ने यह प्रचारित किया था कि यह हिंदू और मुसलमान दोनों इसलिए भड़के कि उस कारतूस में चर्बी लगी है और उसको दांत से वो करना पड़ता था, गाय की और उसकी चर्बी। हाँ, गाय और सुअर की चर्बी, इस भ्रम से। अब आप गौर से देखें कि 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ उसी कारतूस का इस्तेमाल किया, उसी कारतूस का तो इस्तेमाल किया। हाँ। उन अंग्रेजों को मारते हुए उनकी धर्म भावना आहत नहीं हुई। मुख्य विषय यह नहीं था। मुख्य विषय उसी तरह जैसे स्वदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, कलकत्ते में जब बहिष्कार शुरू हुआ तो होली जलाई गई, दिवाली में ही होली मनाई गई विदेशी वस्त्रों को जला। भारतेंदु ने 1873 के अप्रैल के कविवचन सुधा के अंक में एक अपील निकाली और उसमें कहा कि हम विदेशी वस्त्रों का तिलांजलि देते हैं, अब आज के बाद बहिष्कार करते हैं। और लेकिन एक चीज और जोड़ दिया कि विदेशी वस्त्र का हम बहिष्कार विलायती कपड़े का करते हैं, लेकिन जो कपड़ा हमने विलायती अभी हमारे पास है और ठीक अवस्था में है, उसको उसके जीर्ण होने तक उपयोग में लाएंगे। अच्छा, हाँ, उपयोग में लाएंगे, लेकिन आज के बाद विदेशी वस्त्र खरीदेंगे नहीं, भारत का ही बनाकर, ये प्रतिज्ञा कर। हिंदी क्षेत्र में गरीबी, पिछड़ेपन, जो किसान था, किसान का ही लड़का सेना में था, तो उसका दोहरा शोषण होता था, सेना में और उसका किसान। तो वो अपने हिसाब से वो अपना लक्ष्य बनाता है। रही बात सामाजिक प्रश्नों की, आप जानते हैं कि बाल विवाह, विधवा विवाह, अस्पृश्यता, कर्मकांड, छुआछूत, पाखंड आज भी हमारे समाज में उसके जहाँ तहाँ अवशेष दिखाई पड़ते हैं।
बनारस में एक लहुराबीर चौराहा है, उसी चौराहे के बगल में भारत धर्म महामंडल का कार्यालय अभी भी है। भारत धर्म महामंडल ने यह कहा था कि भारत में नृपतंत्र होना चाहिए, अंग्रेजी राज का समर्थन करता था। भारत धर्म महामंडल सनातन धर्म का समर्थक था। बालकृष्ण भट्ट ने एक लेख लिखा कि भारत धर्म महामंडल धर्म का तितिम्बा है। अच्छा, इसको इन विषयों में हस्तक्षेप, समाज सुधार के विषयों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह ब्राह्मणों के पैसा कमाने का इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, हाँ, अब देखिए सवाल, 8-9 साल पर कन्या की शादी कर दी जाए, इसी से धर्म पवित्र होगा, पिता ऋण से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। इस सब का विरोध हिंदी प्रदेश के लेखन में आपको वो निर्धारित करते हैं कि उस समय के बड़े बड़े प्रगतिशील लोग, मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ कहता हूं कि मदन मोहन मालवीय से ज़्यादा बड़ी सोच इस प्रश्न पर, बाल विवाह के प्रश्न पर, उन लेखकों की थी जो उनसे बड़े थे और उनसे पहले से इस बात को कह रहे थे। मदन मोहन मालवीय कहते थे कि 9 साल कन्या की उम्र होनी चाहिए। उन्होंने निर्धारित की कि कन्या की उम्र 16 पार होनी चाहिए और लड़के की उम्र 24 साल से लेकर के 30 के बीच तक। और यह बहस दिलचस्प है, ये दयानंद सरस्वती के जमाने से यह बात चल रही है। यार समाज का ये सुझाया हुआ मार्ग था। मतलब ये उस समय ये सब सामाजिक सवाल, ये बहुत जिंदा शारदा बिल जिसे हम कहते हैं, एज ऑफ कंसेंट बिल, शारदा बिल, जो बाद में 1929 में लागू हुआ। शारदा बिल की पूरी बहस हरबिलास शारदा की वो हिंदी प्रदेश के लेखन में आपको मिल जाएगी। और शारदा बिल के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद भी आपको मिल जाएंगे। हरबिलास शारदा उनसे बहुत प्रभावित थे। तो ये सारी कड़ियां अखिल भारतीय स्तर पर जो सवाल थे, दलित, अस्पृश्य, महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले इसको लेकर के आगे बढ़ रहे थे। हिंदी क्षेत्र में जो ये सामाजिक सवाल हैं, विधवा विवाह। बालकृष्ण भट्ट का एक लेख है, वो कहते हैं कि किसी का छुआ पानी पी लिया, धर्म चला गया। कुएं से किसी की परछाई लग गई, धर्म चला गया। कहा कि लानत हो ऐसे धर्म पर जो तुरंत चला जाता है, धर्म छुई मुई हो गया। हिंदुओं का धर्म रसना में बैठ गया है। अच्छा। बालकृष्ण भट्ट ने कहा, उन्होंने कहा लेकिन वेश्यागमन करते हुए धर्म नहीं जाता, किसी गरीब का धन शोषण करते हुए धर्म नहीं जाता। तो ये सब बुनियादी सवाल थे। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा पर, यह अलग बात है कि उस युग के देखते हुए अब हम आज के समय से कल्पना न करें। हंटर कमीशन में भारतेंदु ने बहुत सारी ऐसी चीजें कहीं जिन पर आरोप लगता है। हंटर कमीशन जब आया तो हंटर कमीशन में उन्होंने शिक्षा के लिए सुझाया था कि लड़कियों की सह शिक्षा और इस सब पर उन्होंने एक साथ शिक्षा की वकालत नहीं की। लेकिन दूसरी जगहों पर, ये सब जगह भारतेंदु को ही लागू करना जरूरी नहीं है। इलाहाबाद में कुछ दूसरे सवाल थे। बालकृष्ण भट्ट वगैरह ने तो गौरी पाठशाला की शुरुआत की इलाहाबाद में, और गौरी पाठशाला में पढ़ाने वाली उन्हीं के घर की लड़कियां थी और वहां कन्या और सबके पढ़ाने की शुरुआत की। तो वहां दूसरे तरह का स्वर था। इसीलिए आप देखेंगे कि स्त्री समस्याओं के मामले में कई लेखक भारतेंदु से ज्यादा आगे बढ़े। तो उन लेखकों में मतभेद हैं अपने अपने विचारों में। राष्ट्रीय जागरण, अंग्रेजी राज के समर्थन और विरोध में भी उनके बीच मतभेद। तो ये तो मान लीजिए कि सामाजिक सवाल था। राष्ट्रीय चेतना में किस तरीके का भारतेंदु को आप देखते हैं और उस समय का देखते हैं उसको? देखिए, राष्ट्रीय चेतना में भारतेंदु पर लोग आरोप लगाते हैं कि भारतेंदु राजभक्त हैं, देशभक्त नहीं है। ये अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन जिस 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद हिंदी क्षेत्र में यह नई सुबह आई है नवजागरण की, उसमें अंग्रेजी राज के एकदम मुकम्मल विरोध की उम्मीद करना थोड़ी सी समस्या थी। देश काल परिस्थिति बच बचा के चलने का एक मार्ग खोजा लेखकों ने शुरू में, लेकिन सबने नहीं। ये भी मैं कह रहा हूं कि इसमें भी एक रूपता नहीं है। भारतेंदु कहते हैं कि कठिन सिपाही द्रोह अनल सा जलबल नासी। ये सिपाही द्रोह इतना कठिन था कि सबका नाश करने वाला था। जिन भय सिर न हिलाय सकत कहूं भारतवासी। अच्छा। मारे डर के भारतवासी कोई सिर नहीं हिला सकता था। परिस्थिति ऐसी थी। उस परिस्थिति में जो थोड़ी बहुत बात
कर रहे हैं लेखक, वो भारतेंदु उसको प्रच्छन्न रूप से कर रहे हैं। अच्छा, दबे स्वर से। ऊपर से आवरण भले राजभक्ति का हो, लेकिन जब वो कह रहे हैं कि पैधन विदेश चली जाए यह अति ख्वारी, तो ये दुखद, इस पर चिंता व्यक्त, जब कह रहे हैं कि अंग्रेजी राज में जब अंग्रेज कंकड़ को लेकर के भी कुछ कहा था, एक नई सड़क जब बनी थी तो इस पर मोटे मोटे बड़े बड़े कंकड़ और डाल दिए गए थे, आने जाने में मुश्किलें होती ही थी। भारतेंदु ने उन कंकड़ों को अंग्रेजी राज का प्रतीक माना और उसकी प्रार्थना की कि हे कंकड़, तुम एक से एक अभ्यर्थना में वो जो पद हैं उनके पद उसमें डाला, कहा कि तुम्हारे ये गिरने से हमारे जो गरीब और सामान्य लोग चलते हैं वो ठोकर लग जाते हैं, गिर जाते हैं, वो हाय निकलती है, मानो वो अंग्रेजी राज के प्रतीक हों। भारत दुर्दशा में भारत दुर्दैव अंग्रेजी राज का प्रतीक है ही। वो कहते हैं कि पहले यहाँ के जुलाहे धनवंत थे, अब भीख मांगते हैं। अंग्रेजी मैनचेस्टर के कपड़ों के आने से यहाँ के जुलाहे पूरा व्यापार चला गया, भारत की बिला दस्तकारी और हथकरघा सब नष्ट हो रहा है। यह सब राष्ट्रीय चेतना का ही तो उपक्रम है। वो कहते हैं कि सब मिल करके एक हो जाओ, अंग्रेजी राज का सामना करो, यह राष्ट्रीय चेतना का ही उपक्रम है। और इसे और भी लोगों ने मान, उस समय मतलब एक तरीके का एक नई चेतना, नई बयार बह रही थी छोटी छोटी जगहों पर। मैं आपसे बताऊं कि एक छोटी गाजीपुर, बली, डुमरांव में नक्षेत्र तिवारी, बक्सर में एक छोटा सा प्रमंडल था डुमरांव में आजमगढ़, ये मिर्जापुर से छपने वाली पत्रिका का प्रकाशन मुद्रण शाहजहांपुर होता है। शाहजहांपुर कितनी छोटी सी जगह, लेकिन वहां का आर्य दर्पण प्रेस ऐसा था कि मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन वहां से होता था, तब भी वह सस्ता पड़ता था। तो ये पूरा एक चिम्मन लाल बैस एक लेखक हैं जो इंग्लैंड हो करके आए हैं, उन्होंने एक किताब लिखी गर्भाधान विधि। वो किताब ऊपर से देखने पर तो आर्य समाज की है, लेकिन वो सेक्सुअल प्लेजर की किताब है। अच्छा, तो इन विषयों पर कि ये सारी समस्या, हर तरीके की शिक्षा दी गई, हिंदी क्षेत्र की नई समस्या। लिथो वो प्रेस आया है, टेली प्रिंटर बिछा, सिराथू स्टेशन से टेली उतार गया काला कांकर तक, जब हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू हुआ था। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी टीम लगी थी, मालवीय जी भी उसके संपादक थे हिंदुस्तान में। उसमें बाल मुकुंद गुप्त जो भारतेंदु युग के अवशेष है, उसी के भीतर से निकले हैं, लाहौर से आए थे यहाँ कोहिनूर अखबार से, और एक लेखकों के अमृतलाल चक्रवर्ती जो बाद में कलकत्ते गए। तो इस तरह से विचारों की दुनिया, बहुविवाह पर, बहुविवाह नहीं होना चाहिए, एक से अधिक विवाह नहीं होना चाहिए, हिंदी के लेखकों ने इस पर सवाल उठाया। विधवा विवाह का समर्थन लगभग कई लेखकों ने किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, कहा कि अगर विधुर की शादी हो सकती है तो विधवा। शुरुआती दौर में बहस थी, लेकिन उसमें समर्थन। स्त्री शिक्षा की वकालत की, कहा कि बाहर तो पंडित जी भाषण देते हैं और घर की पत्नी को कौआ हंकनी रखना चाहते हैं, ये शब्द का प्रयोग किया। तो इन सारे सवालों पर, सामाजिक जो सवाल हैं, इन सवालों पर राष्ट्रीय मतलब इस पर काफी ज्यादा हुआ, आपने बहुत अच्छा बताया। लेकिन अंत में अगर हम कम शब्दों में पूरे अगर इस समग्र भारतेंदु को अगर देखें, अगर कि 19वीं शताब्दी के बनारस और हिंदी क्षेत्र के नवजागरण पर अगर चंद शब्दों में कहना चाहें तो आखिरी क्या कह सकते हैं? भाई आखिरी मैं ये कहूँगा कि 19वीं शताब्दी भारतेंदु जिस नवजागरण के अगुआ हैं, उसका उद्घोष है भारत के अंधकार की मुक्ति और अंग्रेजी राज का खात्मा। वह नवजागरण का साहित्य एक मिशन का साहित्य है, उस जज्बे को लेकर के चला है कि अपनी समाज की ज्ञान चेतना का विस्तार करना, उन्नत करना, हिंदी अकादमिकता का विस्तार करना, हिंदी समाज के लोगों को जागरूक बनाना, उसका ये उद्देश्य है। और राष्ट्र साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरणा देना, साथ ही अपनी परंपरा में जो दकियानुसी विचार हैं उसकी आलोचना करना, अपनी मुकम्मल आत्मालोचन करना कि हम, जिसके लिए बाद में मैथिली सेनगुप्त ने कहा कि हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ विचारे बैठकर ये समस्याएं सभी, ये उस नवजागरण का मूल मंतव्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छी वो बताई। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो 19वीं शताब्दी का बनारस और हिंदी क्षेत्र का जो नवजागरण है, उस विषय पर बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेसर समीर पाठक सर ने हम लोगों को बताया, समझाया, और उम्मीद करते हैं कि आपको इससे बहुत अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को, जो DAV PG कॉलेज का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको बनाने के पीछे का मकसद ही यही है कि हम किसी भी विषय के
तह तक बहुत ही आसानी के साथ समझाएं और आप उसे बहुत ही कहानी और रोचकता के साथ समझते हुए उस पूरे विषय को समझ सकें। उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझे होंगे। हम अगले टॉपिक के साथ फिर आपके सब सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर छूट गई हो क्लास तो भी मत होइए निराश। अब आपकी पढ़ाई नहीं रहेगी अधूरी। ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस करेंगी पूरी। डीएवी पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विषय वही, विशेष पढ़ाई नहीं, पूरे विश्लेषण के साथ। तो जुड़िए हमारे साथ।